जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज ये दोनों इवेंट्स को बड़ा अच्छा कवर भी किया और दोनों ही इम्पोर्टेंट थे, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। मैडम अज़मा कारदार पोलियो ड्राइव को बड़ा इफ़ेक्टिवली अपनी लीडरशिप प्रोवाइड कर रही हैं और इनके साथ अभी यहाँ पे मिनिस्टर हेल्थ भी थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सेक्रेटरी हेल्थ भी थी। और ये पोलियो कैंपेन पे मेरी अवाम उन्नास से एक दरख्वास्त है। मेरी ये दरख्वास्त है कि जब ये पोलियो वर्कर्स आएँ, ये बेटियां और बेटे आपके अपने बच्चे हैं, जब आपके पास ये इस कैंपेन में आते हैं और आपकी औलाद के लिए, आपकी अगली नस्ल के लिए ये इतना ज़रूरी है जितना सांस लेना। आप देखिए हम किस तरह के मसाइल में घिरे हुए हैं। आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि 16 रिपोर्टेड केसेस। आई होप एंड आई प्रे कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट ना हो, लेकिन अगर वो करेक्ट है तो इट्स वेरी वरिंग, बॉदरिंग है। और तो मेरी ये दरख्वास्त है कि पंजाब के तूलो अर्ज़ में जहाँ जहाँ पर हमारी पोलियो टीम्स जाएं, तो पूरे पाक पंजाब के जो हमारे पंजाब में रहने वाले लोग हैं, मर्द व ख़वातीन, ये सब के सब इस कैंपेन में भरपूर तरीके के साथ अपने उन नौज़ायदा बच्चों को, जिन बच्चों को अभी तक पोलियो के कतरे नहीं मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने वो लोग देखे हैं जो इस इफ्ताद से गुज़र रहे हैं, इस मुसीबत से गुज़र रहे हैं, जो पोलियो वायरस से स्ट्रक हुए हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल क्रिपल हो गई है, वो बड़ी वेजिटेटिव लाइफ गुजार रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी थोड़ी सी तवज्जो अपने अहले खाना और अपने बच्चों के लिए उनका मुस्तकबिल संवार सकती है, उनको किसी किस्म की माजूरी से बचा सकती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग आगे बढ़कर इस पोलियो कैंपेन में जितने दिन ये चलनी है, जहाँ जहाँ पर पोलियो टीम्स पहुँचे उनके साथ पूरा ताउन करें और जिस जिस बच्चे का पोलियो के ड्रॉप्स की वैक्सीनेशन पीछे रहती है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। दूसरा, मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आज आपके साथ एक लॉन्ग डिज़ायर्ड हमारी एक थी कि आप एक मीडिया हॉल यहाँ पर हो, जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, एक बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट हो जहाँ पर मीडिया वर्कर्स के लिए, हमारे रिपोर्टर भाइयों के लिए एक बड़ा रिस्पेक्टेबल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से एज स्पीकर मेरा किरदार है असेंबली के अंदर परफॉर्म करने के लिए, एज सेक्रेटरी आमिर साहब का किरदार है, एज मेंबर राना साहब का, उज़मा बीबी का किरदार है, इसी तरह जो आप साथी हैं, चाहे आप रिपोर्टिंग करने वाले हैं, चाहे आप उसको अपने कैमरा के ज़रिए कवर करने वाले हैं, हम सब मिलकर इस हाउस का हिस्सा है, इस असेंबली का हिस्सा है। तो जिस तरह से ये एक बाइज़्ज़त अंदाज में हम समझते हैं कि अवामी नुमाइंदगान का अंदर बैठने का तरीका, अवाम का अंदर आने का तरीका, इसी तरह से कवर करने वालों के लिए भी वही सहूलियात होनी चाहिए। तो आज इस मीडिया हॉल की हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है। आई होप कि जो कमिटमेंट CNW डिपार्टमेंट ने हमारे साथ की है कि ये टाइम फ्रेम तो वो दे रहे हैं 6 मंथ्स का, बट कह रहे हैं कि वी विल कंप्लीट इट इंशाल्लाह इन 2 मंथ्स, तो 2 माह के अंदर अंदर या 3 माह के अंदर अंदर ये फुली वर्किंग एक प्रेमिसेस और फैसिलिटी होगी। तीसरी, मैं आज आपके साथ थोड़ी सियासी बात भी करना चाहता हूँ। वो मैं हर अपनी प्रेस टॉक में ये कहता हूँ कि मेरे मनसब का तकाजा है कि मैं पार्टी पोजीशन ना लूँ, गवर्नमेंट या अपोजिशन की बात ना करूँ, लेकिन कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो दोनों अतराफ़ के लिए, हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी लाजमी है कि उनके मुतल्लिक भी गौर होना चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है कि नहीं, इस पर गौर होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क की मईशत तरक्की कर पा रही है या खुदा न खास्ता सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इस मईशत के ऊपर बोझ पड़ रहा है, इस पर भी सियासी जमातों का गौर करना एक लाजमी जुज़ है उनके इस किरदार का जो मुल्क की सियासत में अपनी खिदमात अंजाम देते हुए वो करते हैं। आइनी तरमीम के हवाले से मैं आपके सामने 20 बार मैंने आपके साथ बात की, आप दोस्त उसको कवर करते रहे। मैं कंटेम्पचुअस भी हुआ टू दिस एक्सटेंट। मैंने पार्लियामेंट को कहा कि स्पाइनलेस हैं आप आइन नहीं पढ़ते, आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में ये हक खुद छीन लिया गया कि जजों की तैनाती भी खुद करेंगे, उनकी रिमूवल भी खुद करेंगे। उसका ये ऐसी सूरत बन गई कि जैसे दे आर जज ऑफ देयर ओन कॉज, नोबडी कैन बी जज ऑफ देयर ओन कॉज। तो पार्लियामेंट ने जो ये
तरमीम की है दुरुस्त सिमत में कदम है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ आम मेरे जैसे साइलीन जो कि अदालत में इंसाफ के हसूल के लिए जाते हैं और वहाँ पर सियासी मुकदमात की नज़र वो स्केड्यूल हो जाते हैं, जजेस की तादाद थोड़ी होती है, काम पूरा नहीं हो सकता, प्लन्ड हाई कोर्ट्स भी, ये सुप्रीम कोर्ट्स भी एक बोझ बना हुआ है। मुझे तो बड़ी तकलीफ़ है जब मैं किसी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो डस्टेड फाइल्स ज़मीन पे पड़ी हैं, वो ब्रोकन कबर्ड्स जिनकी एक शैबी कंडीशन। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ऐसी इमारत में इंसाफ के हसूल के लिए जहाँ पर ज़िंदगी खुद कसमपुसरी की हालत में तड़प रही है, वहाँ पर कैसा इंसाफ मुझे मिलेगा। तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा कि मीडिया हॉल्स की यहाँ पर ज़रूरत है, इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि वर्किंग एनवायरनमेंट उन वकला के लिए, अच्छे कोर्ट रूम्स, आप वसाइल का रुख हुकूमतों को चाहिए कि उस जानिब मोड़े। बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी बेंच के साथ मिलकर अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट देखनी चाहिए। ये एक ज़िमनन बात मैंने कर दी कि जिसका एक लाजमी तौर पे मैंने पहले भी एक रोज़ आपसे बात करते हुए कहा कि जब अमेरिका की रियासत अपना वजूद कायम कर रही थी तो पेंसिल्वेनिया स्टेट में जेफरसन के हवाले से एक बड़ा कोटेड एक उनका एक बार उनका एक कोट जो है वो हमारे हाफजे में बार गूंजता है। उन्होंने कहा कि ये इमारतें ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर इंसाफ लेने वाले को इनकी पावर ऑफ अथॉरिटी, इनकी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से नज़र आनी चाहिए, अंदर के एनवायरनमेंट से नज़र आनी चाहिए, और इतनी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि जैसे नीरू की मानंद इतना ऊपर लिखा हो, चाहे लैटिन में लिखा हो कि ये इंसाफ के हसूल की जगह है, लेकिन वो मैं नीचे से खड़ा होकर गर्दन ऊपर करूं तो पढ़ ना सके। एक मुअस्सर इफेक्टिव वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसके अंदर बैठने वाले लोग जज लाइक लोग होने चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और फिर समझें कि आपको दुरुस्त उसके नताइज भी मिलेंगे, मुमकिन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस आइनी तरमीम के साथ पार्लिमान ने वो हक जो कि पार्लिमान का हक था, एक शानदार फैसला किया। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया, वो तमाम लोग जिसमें सर फहरिस्त मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जनाब फजलुर रहमान साहब, लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट जिनमें आहद चीमा और बाकी साथी शामिल थे, जनाब इसहाक डार साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, और वो सारे लोग जिनकी इनपुट थी अटॉर्नी जनरल, दे मेड इट हैपन। और वो तमाम लोग जो सारी रात पार्लिमान के अंदर बैठ के इस पे अपना वोट और इस तारीखी किरदार को अदा करने के लिए, ये दुरुस्त सिमत में इस पे किसी स्टेज पर कुछ मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से कहा, जो पीटीआई के हमारे दोस्त आए, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि असूली तौर पर आप ये हक पार्लिमान का तस्लीम करते हैं कि ये तरमीम करना उनका हक है? क्या आप ये हक तस्लीम करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में बुनियादी तौर पर आइन को बिल्कुल मस्ख कर दिया गया था और अपॉइंटमेंट का इख्तियार उन्होंने खुद लेने के बाद, उसके रिमूवल का इख्तियार खुद लेने के बाद, उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर की वो जो पूरी एक शक्ल दुनिया में, वेस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कांग्रेशनल कमेटीज़ का, यूरोपियन यूनियन का, किसी जगह का उठा के देख लें, हिंदुस्तान की एक मिसाल देकर इस बात को कि वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऐसी गुंजाइश कोई वजह करार दी नहीं जा सकती। तो मेरा ये मानना है कि तमाम लोग जो इस आइनी तरमीम का हिस्सा रहे और इस आइन को 73 के आइन की असल सूरत में बहाल करने के लिए, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक प्लेज था, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपके हाफजे में और अवाम पाकिस्तान के हाफजे में ये बात भी दे दूँ, उन सिग्नेटरीज़ में तब बानी तहरीक इंसाफ भी मौजूद थे जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हामी थे। अब अपने सियासी मुफादात और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत आप प्रिंसिपल्ड पोजीशन से पीछे हटें, तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इसका फ़ायदा नहीं नुकसान होता है, और इस नुकसान के नतीजे में आप एक माशरती बिगाड़ पैदा करते चले जाते हैं। कुछ बेहतरी नहीं हुई उस 20 साल की प्रैक्टिस में जो बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट के बाद आई, जब 19th अमेंडमेंट को उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशल कोर्शन के ज़रिए उसको रोका और रोक कर किया। तो मैं आई विश एंड प्रे that this constitutional amendment brings in the betterment as desired, और अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि ये जो अवाम का हक़ हाकमियत है, जो लोग भी इसकी जस्तजू करें, अल्लाह ताला उनका मावन और मुहाफ़िज़ हो। स्पीकर साहब ये बताइएगा कि 26वीं आइनी तरमीम की आपने बात की, कल बिलावल भुट्टो मुलाकात करने आए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर,
1.5 घंटे की मुलाकात रही। तो ज़रा ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी गौर व खौस किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत है? दूसरा ये भी जवाब दे दीजिएगा, काजी फाइज ईसा जब जा रहे थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक नोट लिखा है उनके ऊपर, तफसीली नोट। खुद तो वो उम्रे पे चले गए, लेकिन उस नोट पर उन्होंने बहुत कड़ी तनकीद की साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इन दोनों बातों पर बात करने से भी थोड़ा गुरेज करूंगा, और इन ड्यू प्रोसेस जब ये चीज़ें आपके सामने बिल्कुल वाक़यात के मुताबिक खुलकर आ जाएंगी तो बात की जा सकती है। ये प्रोरोगेटिव ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल लीडरशिप का है कि 27th अमेंडमेंट की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उस पर आकर ख़ुद वो पब्लिक हों और बात करें। तो जब बात इस तरह से सामने आ जाएगी कि 27वीं तरमीम की कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है तो फिर उस पर हम तफसील से बात कर लेंगे। जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस लेटर की बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह एक बड़े ऑनरेबल, बड़े आला पाए के जज हैं। हमने उनकी अदालत को नज़दीक से देखा है, वो बेहतरीन मुनसिफ हैं। मैं नहीं समझता कि कोई उनका वो जो एक लेटर जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की जुडिशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की परफॉर्मेंस पर कोई उन्होंने बात की होगी, मैंने उस ख़त का मुतालिया नहीं किया। अनलेस मैं उस ख़त को पढ़ लूँ मैं उस पर बात करने से कासिर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम में जो सिविलियंस हैं उनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बातें भी शामिल आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि 26वीं के बाद 27वीं की अशद ज़रूरत है कि कुछ खामियां रह गई तो उसको पूरा किया जाना चाहिए? देखें उल्फत, मैं आई वोंट बीट इट बिहाइंड द बुश, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। देखिए, मैं 9 मई के वाक़यात को एक टेस्ट केस समझता हूँ फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगर वो स्पेशल कोर्ट में ट्राई नहीं होना, अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है। दुनिया की तारीख में इस तरह का हमला अपनी अफवाज के ऊपर उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अगर आप इसको नॉर्मल ड्यू कोर्स में लेकर जाएं और आप कहें कि इस पे वो लॉज इम्प्लिकेट नहीं होंगे जो कि मिलिट्री प्रेमिसेस को गवर्न करते हैं, तो फिर जस्टिस इम्पार्ट नहीं हो सकेगा। बुनियादी शर्त क्या होनी चाहिए कि मेरे बुनियादी हकूक़ मुअत्तल ना हो, यानी मुझे राइट टू काउंसिल होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल जो है उसके अंदर मेरे कोई वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे गारंटी करता है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। मुझे अपील का हक होना चाहिए। उस फैसले के ख़िलाफ़ एपलेट जुरिस्डिक्शन में मुझे अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। वहाँ पर मेरी एविडेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए। वहाँ पर मुझे अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। लेकिन स्पेशल सेट ऑफ लॉज, इसको ये देखें, ये इट इज़ नॉट अ सिंप्लिसिटर एक्ट ऑफ टेररिज्म। अगर मैं इसको कहूँ कि ये ATA के उसके ज़िम्रे में उस एक्ट में फॉल करता है तो फॉल ही नहीं करता। अगर मैं ये कहूँ कि इसको मेरा जो बाकी मेरे PPC के लॉज हैं वो इसको डील कर लेंगे, दे कैन नॉट डील इट। कहाँ पर ये लिखा है कि जहाँ पर आप एक मॉब को, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को पहले मॉब में कन्वर्ट करें, प्री मीडिएटेड करें, उसकी प्रेपरेटरी आप रैलीज निकालें, आप रूट्स का तयन करें, जब आप किसी और गार्ब में जजेस हमायत रैली को निकालने की गार्ब में उन्हीं रूट्स में से लोगों को गुजारें। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट ये टेलीफोनिकली लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि रैंसैक कर दें, जला दें, वहाँ पर कौमी झंडा जलाया जाए, वहाँ पर मसाजिद नजर आतिश की जाएँ, वहाँ पर लोगों के घरों को जला दिया जाए, वहाँ पर म्यूटनी के एलिमेंट्स आपके पास हों, कुछ लोग आपके साथ अदारे में से मिलकर आपको वॉक ओवर्स दें, अंदर गुजारें। कम ऑन सर, इट्स अ स्पेशल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, इट हैज़ टू बी डेल्ट विद द स्पेशल कोर्ट। कौन कहते हैं इस पर बात करते हुए हम क्या वे करेंगे? आई वोंट। मलिक साहब एक सवाल। मलिक साहब, 26वीं आईनी तरमीम पर आपका और इस्लामाबाद में बैठे हुए 1-2 लोगों का वाज़ेह मौक़िफ़ था। इवन आप जिस जमात से हैं वो भी कहीं गुम हो गई थी। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम जो है उसको लेके आपने बड़ा क्लैरिटी से मौक़िफ़ लिया एक सवाल के जवाब में, मिलिट्री कोर्ट के जवाब में। क्या पाकिस्तान की पार्लिमान इतनी मजबूत हो चुकी है जो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान थी? आप समझते हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ अभी ब्रीफिंग की ज़रूरत है, ये आगे तो बढ़े ना? देखें खाई साहब, मुझे कोई शक नहीं है कि पार्लिमान एक बड़ा मुअस्सर और बड़ा ताकतवर इदारा है। उसमें बैठे अफराद ने अपना कद मापना, मुझे कोई झगड़ा नहीं है। पार्लिमान की साख्त उसमें बैठे मुकीन अफराद पर मुनहसर है। अगर मेरे तमाम वो नेशनल इशूज़ मेरे किसी सियासी मुफाद के ताबे हो जाएंगे तो यही पार्लिमान मौसर नहीं रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।
मलिक साहब ये फरमाइएगा कि एक शख्स जो है आपकी गवर्नमेंट जो है मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही है, लेकिन एक शख्स जो है वो उठता है और गंडासा लेके खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं हमलावर हूँ इस्लामाबाद पे। आपके समझते नहीं कि गवर्नर राज जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऑप्शन मौजूद है, आप समझते गवर्नर राज लगना चाहिए वहाँ पर? नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं अगर अपनी राय दे सकूँगा पब्लिकली दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो जितना उस जमात को आप काम करने दे रहे हैं उतनी वो एक्सपोज हो रही है। बतौर हुकूमत के भी हुई थी, बतौर अपोजिशन के भी हो रही है। ये दंगा फसाद, ये अनारकी, क्या अवामुन्नास इस चीज़ से बेखबर रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। क्या इसका बोझ अवामुन्नास पर नहीं आता है। जब पब्लिक लाइफ डिसरप्ट होती है, किसी के एक शख्स के, किसी एक फ़र्द वाहिद के साथ अपने ताल्लुक़ या अपनी जज्बाती लगाव की बुनियाद पर मैं चंद लम्हे बैठ सकता हूँ, ताहयात नहीं।